हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर का ऑर्डर आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 13 अप्रैल से पहले ले आइए, जिसमें आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग मिल गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और साथ ही में एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई ने नेशनल पार्टी स्टेटस खो दिया है। और इसमें अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज समझना है। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है, वो कौन से लॉ के आधार पर निकाला है? इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। नेशनल पार्टी स्टेटस मिलने का बेनिफिट क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि पार्टी का सिंबल जो है रिजर्व रहेगा। उसका कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री कहीं भी इलेक्शन लड़े तभी भी पार्टी इंटाइटल्ड है एक लैंड पार्टी ऑफिस के लिए दिल्ली में। जितने स्टार कैंपेनर्स अलाउड होते हैं इलेक्शन से पहले, वो नेशनल पार्टी को डबल मिलता है। और नेशनल पार्टी को फ्री इलेक्टोरल रोल्स मिलता है 2 कॉपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो बीइंग अ नेशनल पार्टी एक नेशनल पार्टी को मिलता है। इसका कैरी फॉरवर्ड न्यूज जो एक्सप्लेन पेज में है, उसका भी पार्ट अभी देख लेते हैं। इस वाले आर्टिकल में देखिए, इंडियन पॉलिटी का बहुत सारा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कवर होता है इलेक्शनरिंग का। पहला ये कि नेशनल पार्टी क्या होता है। नेशनल पार्टी जो नेशनली प्रेजेंट हो, एक सर्टेन स्टेचर दिखता है। जैसे कि समझ लीजिए कांग्रेस, बीजेपी सुन के आपको लगता है ना बड़ा पार्टी है, वैसा एक स्टेचर रिप्रेजेंट करता है बीइंग अ नेशनल पार्टी। कुछ पार्टीज होती हैं जो डोमिनेंट होती है एक मेजर स्टेट में, जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, बीजेडी उड़ीसा में, आरजेडी बिहार में, टीआरएस तेलंगाना में, जिनका नेशनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा से होता है, बट फिर भी वो रीजनल पार्टीज रहती है। अब नेशनल पार्टी डिफाइन कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया लगाया है पार्टी पे, ताकि वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जा सके। एक पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी स्टेटस गेन कर सकता है, लूज कर सकता है टाइम टू टाइम में, डिपेंडिंग ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक हैंडबुक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019। उसमें लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी कंसिडर किया जाएगा तभी, माने इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। का मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा 4 या अधिक स्टेट में। इफ कैंडिडेट्स, अगर पार्टी का कोई कैंडिडेट्स है, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स उसको 4 या अधिक स्टेट में मिला है इन लास्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में, और उसके पास एटलीस्ट 4 एमपीज हैं इन द लास्ट लोकसभा पोल्स, तो उसको नेशनल पार्टी घोषित किया जा सकता है। तीसरा, अगर पार्टी ने 2% सीट ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स अगर उसको एक्सेस मिलता है, तो वो भी वो नेशनल पार्टी घोषित हो सकता है। अब जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर पार्टी को स्टेट में रिकॉग्नाइज करना, उसको एटलीस्ट 6% वोट शेयर मिलना चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में, एंड हैव एटलीस्ट 2 एमएलएस। अदर कंडीशन ये है, उसको 6% वोट शेयर मिला लास्ट लोकसभा में इलेक्शन में फ्रॉम द स्टेट, एंड एटलीस्ट 1 एमपी फ्रॉम द स्टेट। थर्ड कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स whichever is more in the last assembly election, at least 1 MP for every 25 members or any fraction allotted to the state in Lok Sabha। पांचवा क्राइटेरिया क्या है? Have at least 8% of the total valid votes in the last assembly elections और लोक सभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। इन पांचों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर पार्टी फुलफिल करता है, तो उसको स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। ऐसे अगर कोई पार्टी 4 से अधिक स्टेट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसे नेशनल पार्टी घोषित किया जा सकता है। ये क्राइटेरिया आपको नेशनल पार्टी का, ये जो 3 क्राइटेरिया है, और स्टेट पार्टी का जो 5 क्राइटेरिया है, ये 8 चीज आपको याद रहना चाहिए इलेक्शनरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉलिटी में इसमें कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब आम आदमी पार्टी पूरा इतिहास में कहाँ फिट होता है वो देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो बिग मेजोरिटी है इन दिल्ली एंड पंजाब। गोवा असेंबली में इलेक्शन में इसको 6.77% वोट मिला। अब उसको खाली 6% वोट चाहिए था आइदर इन हिमाचल और गुजरात टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फोर्थ स्टेट इन अ फोर्थ स्टेट। इट गॉट ऑलमोस्ट 13% वोट इन गुजरात, तो वहां पे भी वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो गुजरात, दिल्ली, पंजाब और गोवा की वजह से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी स्टेटस मिला है। आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि कौन से स्टेट में वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, वैसे पूछने के चांसेस कम है ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यूएन डेमोक्रेसी फंड के ऊपर है, यूएनडीईएफ। इंडिया जो है इसका 4th हाईएस्ट डोनर है। ये आपको प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ पहले। ये प्रमोट करता है डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू लोकल एंड इंटरनेशनल एनजीओस। ये एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स का बन सकता है, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। टॉप 4 डोनर्स में यूएस, स्वीडन, जर्मनी, और फिर 4th नंबर पे इंडिया। अभी जो एक्सप्लेन वाला इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इसमें एल नीनो और मानसून के संदर्भ में इनका रिलेशन बताते हुए बताया है कि ड्रॉट इंडिया में इस साल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब लाल लीना हुआ पिछले 2-3 साल में, तो इंडिया को अच्छा मानसून देखने मिला 2019 से 22 तक में।
इस साल एल नीनो होने का संभावना दिख रहा है। इसमें इन्होंने एक ट्रेंड एनालिसिस किया है कि ऑल ड्रॉट ईयर्स इन इंडिया हैव बीन एल नीनो ईयर्स। जितने भी ड्रॉट ईयर्स इंडिया में वो एल नीनो के ईयर्स रहे हैं, बट ऑल एल नीनो ईयर्स हैव नॉट हैव प्रोड्यूस्ड द ड्रॉट्स। इसका मतलब जितने भी एल नीनो हुए हैं सब की वजह से ड्रॉट नहीं हुआ है, पर जितने भी ड्रॉट हुए हैं उसमें एल नीनो हुआ रह चुका है। तो ये ट्रेंड देखे इन्होंने बताया कि इतना घबराने का बात नहीं है। ये कुछ ईयर्स हैं जहाँ पे एल नीनो होने के बावजूद भी ड्रॉट नहीं पड़ा। इसमें से एक दो आप याद रख सकते हो एग्जाम आंसर में कोट करने के लिए, मेंस के लिए। 1966 से 1967 जो ईयर रहा, इसमें मेजर ड्रॉट का इंटेंसिटी रहा, पर वो इकलौता साल है जहाँ पे एल नीनो नहीं था ड्रॉट के टाइम पे। तो ये डेटा पूरे ट्रेंड को चेंज करता है। फिर ओशनिक नीनो इंडेक्स क्या होता है, ओएनआई आपसे पूछा जा सकता है। लाल नीना जो होता है वो कैरेक्टराइज किया जाता है नेगेटिव ओएनआई से, एक्सेडिंग और इक्वल टू -5.5 डिग्रीज। इट मीन्स सो कॉल्ड एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल हैज एंटर्ड अ न्यूट्रल फेज। अभी रिसेंटली न्यूट्रल फेज में चल रहा है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट आपको आ सकता है कि अगर नेगेटिव ओएनआई होता है -0.5 डिग्री से ज्यादा तो कौन सा सिचुएशन पैदा होता है, ला नीना, एल नीनो, न्यूट्रल। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। ला नीना क्या, एक एटमॉस्फेरिक विंड है एंड सी सरफेस टेम्परेचर वेरिएबली फिनोमिनन है जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक के ऊपर होता है बट इम्पैक्ट्स द वेदर वर्ल्ड वाइड। इस डेटा के अलावा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवाइज करना चाहिए कि एनसो क्या होता है, एल नीनो लानिना क्या होता है। अगर ब्रॉडली मैं आपको बताऊं तो समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे पेरू पड़ता है, ये सेंट्रल पैसिफिक है, ईस्टर्न पैसिफिक, ये वेस्टर्न पैसिफिक, ये ईस्टर्न पैसिफिक। जब भी ला नीना होता है तो पेरू रीजन पे जो होता है हेवी रेनफॉल होता है, और एल नीनो जो होता है तो ऑस्ट्रेलिया रीजन में हेवी रेनफॉल होता है। यहाँ पे गर्म पड़ता है ला नीना के टाइम, एल नीनो में यहाँ गर्म पड़ता है दिसंबर मंथ में। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही आप डिफरेंस समझ जाओगे तो एल नीनो ना नीना आपका क्लियर हो जाएगा। अब इकोनॉमी पेज में एक दो ट्रेंड जानने लायक है कि पेट्रोलियम कंजम्पशन जो है वो 10.2% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ा, ये रिकॉर्ड हाई पे है। फुल डिमांड इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। एक ट्रेंड आपको ये पता होना चाहिए, इससे संबंधित जो भी डेरिवेटिव बात है ये आप जान सकते हो, फिर डिराइव कर सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स टू मीट ओवर 85% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। माने 85% इंडिया जो क्रूड ऑयल यूज करता है वो इंपोर्ट करता है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो समझिए इंडिया कितना ऑयल इंपोर्ट करता है। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA जो है, उसके अनुसार इंडिया का जो ऑयल डिमांड अभी करेंटली 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। वो 6.7 मिलियन बैरल्स पर डे जा सकता है 2030 तक, और 7.4 मिलियन बैरल्स पर डे 2040 तक। तो इतना ज्यादा एनर्जी का डिमांड इंडिया में रहेगा, आने वाले समय में ऑयल का डिमांड रहेगा। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अभी वन सर्विस और वन रेट के ऊपर एयरटेल जो है प्रमोट कर रहा है इसको, और ट्राई के पास उन्होंने रिक्वेस्ट डाला है कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग को प्रोहिबिट किया जाए। क्यों? क्योंकि एग्जांपल लीजिए, जैसे भी आईपीएल हो रहा है, आईपीएल डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो चैनल है उस पर दिखा रहा है, पर एक चैनल का मिनिमम 19 रुपए चार्ज होता है, ये ट्राई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। और सिमिलरली जियो सिनेमा अपने ऐप पे इसको फ्री में दिखा रहा है, तो इसकी वजह से हॉटस्टार को डिफिकल्टी फेस होगा नेचुरली। ये पॉइंट रेस करने के लिए एयरटेल ने बोला कि एंड करना है हमें डिफरेंशियल प्राइसिंग। अगर एक टाइप का सर्विस मिल रहा है तो उसका एक ही रेट होना चाहिए। तो दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड में, जब जो डिजिटल सेगमेंट जो है टीवी को ओवरकम कर ले रहा है, ओवर पार कर ले रहा है, उसके लिए ये अगर सर्विस नहीं बनेगा तो लोकल चैनल्स या लोकल ऑपरेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो ये गुड कॉज है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में यही सब बात था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट था। बाकी जो जानकारी है वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।